बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है वेदरिंग, शिकस्त और रीख। तो वेदरिंग से मुराद मौसम के अनासर की वजह से चट्टानों की तोड़ फोड़। अब मौसम के कौन से अनासर हैं? उनमें दर्जा हरारत, अब सर्दी, बर्फ़, पानी और हवा के अवामल की वजह से चट्टानें जो हैं वो टूटती फूटती रहती हैं और शिकस्त होकर मादूम हो जाती हैं, तहलील हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो मुख्तलिफ़ सूरतों में ये टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। तो ये अमल जो है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता होता है। शिकस्त और रीख को बुनियादी तौर पे हम 3 अक़साम में तकसीम करते हैं। नंबर 1 कीमियाई, नंबर 2 मैकेनिकी और नंबर 3 जो है हयातियाती फरसूदगी। कीमियाई शिकस्त और रीख और इसकी जो है वो कैसे होता है उसको हम देखते हैं। फ़ज़ा के अंदर बहुत सी गैसेस मौजूद हैं, लेकिन आबी बुखारात, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं वो वेदरिंग के अमल में बहुत अहमियत रखती हैं। ये तीनों गैसेस मुख्तलिफ़ अवामल की वजह से चट्टानों की तोड़ फोड़ का, उनको तहलील करने का सबब बनती हैं। पानी जो है वो रिएक्टेंट के तौर पे भी काम करता है, सॉल्वेंट के तौर पे भी, यानी कि चीज़ों को अपने अंदर हल करके ख़त्म कर लेता है। तो इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है वो बारिश के पानी के अंदर जज़ब होकर कार्बोनिक एसिड बनाती है और फिर वो चूने के पत्थर और दीगर जो चट्टानें उनके ऊपर अपने असरात मरतब करती है। ऑक्सीडेशन का अमल ऑक्सीजन के पानी में हल होने की वजह से होता है, जिससे लोहे जैसी जो चट्टानें हैं ये जंग आलूद होकर टूट जाती हैं। तो चट्टानों में कई मादनियात मौजूद होती हैं जो इन गैसेस के साथ मिलकर कीमियाई अमल करती हैं और एक नया मरकब बना देती हैं, इसलिए इनकी टूट फूट आसानी से हो जाती है। मसलन अगर किसी चट्टान में लोहा मौजूद है तो ये ऑक्सीजन के साथ अमल करके आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, जंग आलूद हो जाता है। इस तरह चट्टान नरम हो जाएगी और बिलाकर टूट जाएगी। तो बारिश के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड हल होती है तो इस तरह कार्बोनिक एसिड बनता है। चुनाचे जब वो ऐसी चट्टानों पर पड़ता है जिनके ज़रात चूने से पेवस्ता होते हैं, यानी कि जुड़े होते हैं, तो चूना हल हो जाता है और चट्टानें ज़रात में टूट फूट जाती हैं। तो चूने के अज्जा उसमें से निकल जाते हैं और वो सतह जो है खुरदरी बद्दी हो जाती है और वक्त के साथ साथ कमज़ोर होकर वो टूट फूट का शिकार हो जाती है। कीमियाई अमल आम तौर पर गर्म मरतूब इलाकों में ज़्यादा तेज़ी से होता है। दर्जा हरारत और हवा में क्योंकि नमी का तनासब बढ़ जाता है और दोनों मिलकर जो है वो तोड़ने फोड़ने के अमल को बढ़ा देती हैं। तो तकरीबन 10 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत के बढ़ जाने से कीमियाई अमल की शरह जो है वो दुगनी हो जाती है। दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों की आबो हवा चूँकि मुख्तलिफ है, तो इसलिए हर जगह पे जो वेदरिंग है, तोड़ फोड़ का जो अमल है वो मुख्तलिफ शरह से अंजाम पाता है, क्योंकि दर्जा हरारत भी हर जगह पे मुख्तलिफ होता है। जैसे जैसे हम ख़त इस्तवा से दूर होते जाएंगे या समंदर से दूरी आती जाएगी या सतह से बुलंद होते जाएंगे तो दर्जा हरारत में फ़र्क आता है। और इसी तरह जो आबी बुखारात हैं उनकी मकदार भी हर जगह यकसा नहीं होती, तो हवा में नमी का जो तनासब है वो भी मुख्तलिफ रहता है। तो जिसकी वजह से जो तोड़ फोड़ के अमल है वो हर जगह पर मुख्तलिफ होगा। उसके बाद है मैकेनिकी शिकस्त और रीख, मैकेनिकल वेदरिंग। चट्टानें गर्मी से फैलती हैं और सर्दी से सिकुड़ती हैं। तो सहराओं के अंदर अमूमन दर्जा हरारत का जो तफावत है, फ़र्क है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। दिन के वक्त दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, स्पेशली मौसम गर्मा के अंदर, और रात के वक्त दर्जा हरारत जो है इंतहाई कम हो जाता है। तो इसकी वजह से दिन के वक्त चट्टानें जो हैं वो फैलती हैं, रात को यकलख्त टेम्परेचर जो है वो कम होने की वजह से चट्टानें सिकुड़ती हैं। तो इस तरह फैलने और सिकुड़ने के बार बार अमल की वजह से चट्टानें जो हैं वो टूट फूट जाती हैं और उसके बाद ये दानेदार सूरत में, यानी कि एंगुलर फॉर्म में या परतरेजी की शक्ल में वो टूट फूट का शिकार हो जाती है। इसमें जो तयदार चट्टानें हैं स्पेशली वो छिलकों की मान, जैसे प्याज का छिलका अगर हम एक उतारें तो दूसरी इसकी लेयर है, फिर वो दूसरी उतारें तो तीसरी लेयर। तो इस तरह जो बलाई पड़ते हैं दर्जा हरारत में कमी बेशी की वजह से वो टूट फूट का शिकार हो जाती है। फिर नई उसकी जो परत होती है वो भी इसी तरह। तो चट्टानें जो हैं वो तहों की सूरत में टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। ऐसे इलाके जहाँ पे टेम्परेचर जो है रात को फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो जाए, स्पेशली जो बुलंदो बाला पहाड़ी इलाके हैं या ख़त इस्तवा से जो दूर के इलाके हैं,
تو چٹانوں کی سوراخوں اور دراڑوں میں جب کیپلری ایکشن کے ذریعے پانی جو ہے وہ چلا جاتا ہے اور پھر رات کو وہ یا جب بھی درجہ حرارت اس کا 0 ڈگری سے کم ہوتا ہے وہ برف کی صورت اختیار کر لیتا ہے. تو اس طریقے سے برف بننے سے اس کو والیوم میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ بار بار کے عمل کی وجہ سے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں. تو بہت سی چٹانیں جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں. اس کے بعد ہے بایولوجیکل ویدرنگ، حیاتیاتی شکست و ریخت، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے. تو جانداروں کی مختلف سرگرمیوں کی وجہ سے چٹانیں جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہیں. تو شکست و ریخت کی یہ تیسری قسم حیاتیاتی عمل فرسودگی کہلاتی ہے، جو چٹانوں کی توڑ پھوڑ میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. اگر کسی چٹان کے سوراخ میں کوئی پودا اگائے تو جوں پودا بڑا ہوتا جائے گا اس کی جڑیں زیادہ جگہ میں پھیلنے کی کوشش کریں گی اور دراڑیں بڑی ہوتی جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ بعض پودوں کی جڑوں میں تیزابی مادہ پیدا ہو جاتا ہے تو چٹانوں کے ذرات کو ایک دوسرے سے الگ کر دیتا ہے. گویا پودوں کے عمل سے بھی شکست و ریخت ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو زیر زمین رینگنے والے کیڑے ہیں، جو بل وغیرہ کو ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے، بلوں میں رہنے والے جو جاندار ہیں، وہ بھی چٹانوں کی توڑ پھوڑ کا سبب بنتے ہیں. وہ زمین کی سطح کو کھودتے ہیں، ان کے اندر سوراخ پیدا کرتے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ سوراخ جو ہیں وہ بڑے ہوتے رہتے ہیں یا چٹان کی دراڑیں جو ہیں وہ بڑی ہوتی رہتی ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ ٹوٹ جاتی ہے. اس طرح انسان بھی جو مختلف عوامل کی وجہ سے جو ہے وہ چٹانوں کی توڑ پھوڑ کا سبب بنتا ہے. تو انسان کی جو کارگزاری ہے وہ سڑکیں بنانے کے وقت، بہت جو بلڈنگ انفراسٹرکچر بناتے وقت، پہاڑوں کے کھدائی کے وقت، پہاڑوں پر سڑک بناتے ہوئے اور اسی طرح ڈیم بناتے ہوئے یا اور اپنے دیگر عوامل کی وجہ سے وہ چٹانوں کی توڑ پھوڑ کا سبب بنتا ہے. وہ سطح زمین جو کرسٹ آف دا ارتھ ہے اس کے اندر تبدیلیاں لے کے آتا ہے، انہیں توڑتا پھوڑتا ہے. تو اس کے نتیجے میں بھی چٹانیں جو ہیں وہ ٹوٹتی پھوٹتی ہیں. تو یہ 3 عوامل تھے جن کی وجہ سے چٹانوں کے اندر توڑ پھوڑ جو ہے وہ ہوتی ہے. تو آج کا لیکچر جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے. نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے.